नमस्कार, मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं अटेंशन। और अटेंशन में आज बात की नड्डा के प्लान को लेकर। जी हां, मतदान बढ़ाने को लेकर बीजेपी में मंथन का दौर जारी है। बीजेपी में लगातार बैठकें हो रही हैं और इतना ही नहीं, अमित शाह के बाद अब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी वोटिंग परसेंट बढ़ाने के लिए कार्यकर्ता और नेताओं को मंत्र दिया है। हालांकि कांग्रेस मतदान बढ़ाने के लिए क्या कुछ कर रही है, इसकी तस्वीर साफ नज़र नहीं आती है। ऐसे में अब सवाल यही है कि क्या मतदान बढ़ने से कांग्रेस को नुकसान का डर है? क्या नड्डा का प्लान मतदान बढ़ा पाएगा? आज इन्हीं सवालों के आसपास चर्चा करेंगे, लेकिन पहले रिपोर्ट देखिए। तीसरे चरण का रण। बीजेपी में मतदान पर मंथन। अमित शाह के बाद अब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बीजेपी नेताओं के साथ मतदान प्रतिशत कैसे बढ़े, इस पर मंथन किया। भोपाल में बीजेपी प्रदेश कार्यालय में देर रात तक बीजेपी की हाई लेवल मीटिंग चली, जिसमें नड्डा ने वोटिंग प्रतिशत को बढ़ाने के लिए मंत्र दिया। जाहिर है कि बीजेपी हर बूथ पर 370 नए मतदाता जोड़ने और प्रदेश की 29 सीटों को जीतने का लक्ष्य लेकर आगे बढ़ रही है, लेकिन 2 चरणों में हुए कम मतदान ने उसकी चिंता को बढ़ा दिया है। लिहाजा त्रिदेव समेत पन्ना प्रभारियों को और ज्यादा एक्टिव रहने के निर्देश दिए गए हैं। मतदान ज्यादा से ज्यादा हो, प्रबंधन ठीक तरीके से कैसे किया जा सकता है, पन्ना प्रमुख तक हमारा कार्यकर्ता एक्टिवेट होकर के पन्ना प्रमुख की जवाबदारी के साथ कि वो मतदाताओं को निकाले और मतदान केंद्र तक पहुंचाने का आग्रह करें। ये प्रयास हमने इसको और गंभीरता के साथ, अभी हमारी प्रबंधन की टोली लगातार इस पर काम कर रही थी, फिर हमने इस पर और काम करने का प्रयास किया है। इधर बीजेपी जी जान से लगी है कि आने वाले चरणों में वोटिंग प्रतिशत को बढ़ाया जाए, तो उधर कांग्रेस कम मतदान को लेकर ज्यादा चिंतित नहीं है। उसे इसमें फायदा दिख रहा है। शायद यही वजह है कि उसके नेता और कार्यकर्ता वोटर्स को घर से मतदान केंद्र तक ले जाने को लेकर कोई गंभीर प्रयास करते दिख नहीं रहे। लेकिन कांग्रेस नड्डा की मीटिंग और अपने प्रयासों पर क्या कह रही है, वो भी जान लीजिए। हम पहले दिन से लगातार ये प्रयास कर रहे हैं और लगातार आप लोगों के माध्यम से अपील कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा मतदाता मतदान केंद्र तक पहुँचे, अपने मतदान का प्रयोग करें, क्योंकि ये लोकतंत्र का महापर्व है। लेकिन मतदान कम होने में भारतीय जनता पार्टी की सरकार का अहम किरदार है, क्योंकि जब आप झूठे वादे करते हैं, जब आप जुमले परोस देते हैं और पूरे नहीं होते, तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं जनता हताश होती है, निराश होती है। मतदान प्रतिशत को लेकर भले ही बीजेपी और कांग्रेस में मंथन अलग अलग स्तर पर हो रहा हो, लेकिन पिछले चुनाव को देखें तो वोटिंग ट्रेंड से किसी भी तरह का अंदाजा लगाना मुश्किल होता जा रहा है। क्योंकि 2014 में जब प्रदेश में 61.6% मतदान हुआ था, तो बीजेपी 27 सीटें जीती थी। 2019 में जब मतदान प्रतिशत बढ़ा और 73% हुआ, तो बीजेपी 29 में से 28 सीट जीतने में सफल रही। और शायद यही वजह है कि बीजेपी इस बार भी वोटिंग परसेंट बढ़ाकर क्लीन स्वीप करना चाह रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा जी और हमारे सहयोगी प्रभु पटेरिया और ब्रजेश चौक से। बहुत स्वागत है शर्मा जी आपका अनादि टीवी में। और पहले 2 चरण के मतदान में हमने देखा है कि बीजेपी और तमाम सारी पार्टियों ने भरकस प्रयास किए, लेकिन आंकड़ा जो है वो पिछले चुनाव के आंकड़े को पार नहीं कर पा रहा है। बावजूद उसके भी कि अभी अमित शाह भी एक दिन रात में डेरा डाल के गए, पूरे पदाधिकारियों से बातचीत की, और अब जेपी नड्डा को भी भोपाल आकर रुकना पड़ा, रात में बैठक करना पड़ी। तो लग रहा है आपको, और जो बीडी शर्मा को भी आपने सुना होगा, कि क्या कुछ तैयारियां पार्टी की मतदान बढ़ाने को लेकर कि तीसरे चरण में, क्योंकि एक बहाना खत्म हो जाएगा कि शादियों का सीजन था, गर्मी भी अभी उतने रौद्र रूप में नहीं दिख रही जितनी दूसरे चरण में दिख रही थी, तो ये सारे कारण जो हैं वो वोटिंग बढ़ाने में मददगार होंगे। देखिए, मोटे तौर पर इसमें कोई शक नहीं कि मतदान के कम होने से यद्यपि दोनों पार्टियों को चिंता है, लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी को थोड़ी ज्यादा चिंता है। जैसा कि आपने भी बताया कि मतदान प्रतिशत बढ़ने से भारतीय जनता पार्टी की सीटें बढ़ती हैं, तो इस दृष्टि से मुझे जो लग रहा है
कि मतदान प्रतिशत बढ़े, इसकी चिंता हालांकि उन्होंने मतदान से पहले शुरू कर दी थी, लेकिन फिर भी अगर आप देखेंगे मतदान उतना नहीं हो पाया जितनी की उम्मीद थी। जी। इसका कारण संभवतः ये हो सकता है कि कहीं ना कहीं जैसा कि कार्यकर्ता डोर टू डोर जाता था और डोर टू डोर जाकर के संपर्क करता था, उसके बजाय सोशल मीडिया और पन्ना प्रमुख लगता है कुछ तकनीकी दिक्कत है, शर्मा जी संपर्क टूट गया हमारा। तो प्रभु जी, पहली बार हम देख रहे हैं कि वोटिंग बढ़ाने के लिए केंद्रीय नेतृत्व इतना गंभीर है। हालांकि पिछले चुनावों में मीटिंगें जरूर होती रही हैं कि वोटिंग शेयर बढ़ाया जाए और बीजेपी भरकस कोशिश करती थी। और ये अकेले पैटर्न हम मध्य प्रदेश में नहीं देख रहे, देश के तमाम सारे राज्यों में वही स्थिति है। लेकिन चूंकि मध्य प्रदेश की हम बात कर रहे हैं और अब 2 चरण निपट चुके हैं, तो अब ज़्यादा सीटें बची भी नहीं है, 17 सीटों पर केवल मतदान बचा है। तो जाहिर सी बात है, एक पास संसाधन ज़्यादा होंगे, नेताओं के पास वक्त ज़्यादा होगा, तो ये वोटिंग पैटर्न बढ़ाने में मददगार होगा। और जो फटकार लगातार मिल रही है कि मंत्रियों के नंबरों को लेकर कह दिया गया, विधायकों को चेतावनी दे गए जे अमित शाह, और अब नड्डा की चेतावनी। देखिए मनोज जी, यहाँ पे जो बार बार मध्य प्रदेश के नेताओं ने को भी बोलने की जरूरत पड़ रही है और जो दिल्ली के नेता भी मध्य प्रदेश आ रहे हैं, तो उसकी मुख्य वजह ये है कि मध्य प्रदेश के प्रदेश संगठन ने एक ऐसा आभा मंडल देश में खींच रखा है कि इनका जो बूथ मैनेजमेंट है वो दुनिया में सबसे बेहतर है। बिल्कुल। इनका जो है, उन्होंने कहा कि जो पोलिंग बूथ पर बैठा हुआ एक एक कार्यकर्ता, उसका भी नंबर है हमारे पास, बूथ कमेटी के सारे लोगों के नंबर सब ऑनलाइन कर रखा है। हमारा पूरा सिस्टम इतना अप टू डेट है कि वहाँ पर जो वोट कोई डालने नहीं जा रहा है तो वो हमको फ़ोन करके बता देता है कि यहाँ से हम उसको बता देते हैं कि भाई तुम्हारे फलाने ने वोट नहीं डाला है, उसको जाके वोट डलवाइए। तो ये जो एक इन लोगों ने एक जो झांकी खींच रखी है, अब वो झांकी मिटने लगी है बार बार 2 चरण में कि भाई आपका इतना चाक चौबंद फुल प्रूफ सिस्टम है जिसमें कहीं पर भी कोई चूक नहीं हुई, विधानसभा चुनाव में आपको अपेक्षा से ज़्यादा वोट मिले, और अब क्या चूक हो गई है। तो निश्चित तौर पर ये जो है उसको अपने आप को सही साबित करने के लिए प्रदेश के नेता लगे हैं। और इस सिस्टम से वोट यदि बढ़ जाता है तो ओवरऑल बीजेपी का वोट प्रतिशत बढ़ता है, क्योंकि अभी ये कहा जाता है, कई जगह लिखा भी जाता है कि भाई 35% कुल वोट शेयर है देश में बीजेपी का, ये 40% है वो सरकार आज कर रही है, तो 60% लोग तो उसके खिलाफ वोट किया है। भले उनकी सीटें अकेले 303 है, लेकिन सवाल ये उठता है कि भाई उसको तो वोट शेयर कम मिला है, उतने सारे लोग उनको पसंद नहीं करते देश के। तो बीजेपी ये साबित करना चाहती है, सिर्फ देश में नहीं, यदि वोट परसेंट बढ़ता है तो इस चीज़ को वो पूरी दुनिया में भी साबित करना चाहिए। इससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ग्लोबल लीडर की इमेज और ज़्यादा मजबूत होगी, भारत की भी इमेज विश्व स्तर पर बहुत ज़्यादा मजबूत होगी। जो विश्व का नेता बनने का सपना हम देख रहे हैं कि भारत एक दिन विश्व का नेता बनेगा, जो हम जो है बचपन से स्कूल की किताबों में पढ़ते आ रहे हैं, मास्टर जी हमको कहते रहे एक दिन भारत विश्व गुरु बनेगा, या सोने की चिड़िया था, सोने की चिड़िया था, और अब विश्व गुरु बनेगा, फिर उस मुकाम को हासिल करेगा। तो निश्चित तौर पर वो भारत वो मुकाम तब हासिल करेगा जब भारत का जो भी प्रधानमंत्री, जो भी लीडर होगा, उसके पीछे पूरा समूचा भारत खड़ा दिखाई दे, क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। 140 करोड़ तो हम 2010 की जनगणना में थे, अब तो 180 करोड़ करीब आबादी हमारी आकी जा रही है। तो इतना बड़ा लोकतंत्र, इतनी बड़ी तादाद और दुनिया का इतना बड़ा बाजार, चाइना सेचुरेटेड हो चुका है, अब भारत ही दुनिया का सबसे बड़ा बाजार है जिसकी तरफ पूरी दुनिया की नजरें लगी हुई हैं। तो जब इतने संसाधन से भरपूर देश में यदि हमारा सशक्त प्रधानमंत्री होगा तो स्वाभाविक तौर पर हम दुनिया से बार्गेन कर पाएंगे। अब देखिए, अभी जब मेरे ख्याल से अभी बीच में जो कोरोना, ये जो कुछ युद्ध का काल चला रूस यूक्रेन, तो भारत सरकार ने रूस से सस्ते में पेट्रोलियम पदार्थ और कच्चा तेल खरीद लिया। और इजराइल, कुछ देशों से हम रुपए में व्यापार कर रहे हैं, जो व्यापार पहले सिर्फ डॉलर में होता था। तो हमारी मुद्रा को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता इसलिए मिल रही है कि हमारे देश की जो सरकार है उसके पक्ष में देश की मेजॉरिटी जनता खड़ी हुई है। तो निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस चीज़ को जानते हैं कि मौसम अनुकूल है, परिस्थितियां बिल्कुल उनके पक्ष में हैं इस बार वोट बढ़ाने के लिए, इसलिए उन्होंने 400 से ज़्यादा का टारगेट दिया है। क्योंकि विपक्ष बटा हुआ है, कोई वैसे मुद्दे नहीं है विपक्ष के पास कि जो सरकार को घेर पाए। 10 साल में उन्हें एक भ्रष्टाचार का कोई बड़ा आरोप सरकार पर नहीं लगा पाए। मेरी समझ से पर है कि कोई सरकार चल रही हो, कोई सिस्टम चल रहा हो, वहाँ कोई किसी न किसी कोने में कहीं भ्रष्टाचार ना हो रहा हो सकता है कोई अधिकारी कर रहा हो सकता है किसी की लापरवाही, और आमतौर पर रोज देख रहे हैं इस प्रकार, और आप इस चीज़ को उजागर नहीं कर पाए 10 साल में। तो निश्चित तौर पर ये विपक्ष की कमजोरी है कि वो अपने लिए मुद्दे नहीं बना पाई इन 10 सालों में, और फिर उसी ट्रैक पर चुनाव लड़ने जा रही है जो ट्रैक उनका पिट चुका है।
तो इस मामले में बीजेपी आगे है और उसी को और आगे करने के लिए ये जो 400 पार का नैरेटिव गढ़ा गया, उसी के लिए इन्होंने ये कहा कि ज़्यादा से ज़्यादा अंतर से जीते। मध्य प्रदेश वो राज्य है जहाँ 2019 में 3 सीटें ऐसी हैं जहाँ 5 लाख से ज़्यादा वोट से बीजेपी के उम्मीदवार जीते। बिल्कुल। केवल 29 में से केवल 3 सीटें ऐसी हैं जहाँ 1 लाख से कम की लीड रही। 37, उसमें से एक कांग्रेस के पास है 37,000 की, बाकी 2 सीटें जो है वो बीजेपी के पास थी, जिसमें 90-95 हज़ार करीब गई। बाकी सारी सीटें जो है बीजेपी ने जीती, 1 लाख से ऊपर जीती, 2.5 लाख, 4 लाख, 4.5 लाख जैसे लोग बड़े नेता 3.5 लाख वोट से हार गए। तो निश्चित तौर पर वो वोट बैंक बढ़ाना चाहते हैं, जिससे पूरे देश में विपक्ष में, देश में, जनता में और विश्व स्तर पर भी एक संदेश जाए। ये कोशिश बीजेपी की, इसलिए उनको वोट शेयर ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए। बिल्कुल। तो ब्रजेश जी, वोट शेयर चाहिए, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस प्रकार की तैयारियां और जिस बूथ मैनेजमेंट की बात करें, त्रिदेव की बात करें, वो भी कहीं ना कहीं कसौटी पर है। क्योंकि जब हमने देखा नगरीय निकाय चुनाव में कि पहले दौर में हमने देखा वोटिंग कम हुई, भोपाल जैसे शहर में 50% से कम वोट हुआ, फिर सक्रिय हुए, तो क्या पिछली गलतियों से बीजेपी सबक नहीं ले रही? क्योंकि हम देखते हैं एक गलती से दोबारा सबक लेके वो दूसरी गलती नहीं करते हैं। फिर विधानसभा वही नौबत आई और अब लोकसभा फिर उसी स्थिति में बीजेपी खड़ी है। देखिए मनोज जी, कई बार क्या होता है कि ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है या हमें अपनी व्यवस्थाओं पे इतना भरोसा हो जाता है कि हम निश्चिंत हो जाते हैं। तो बीजेपी के साथ भी वही हुआ, जब उनको लगा कि हम विधानसभा में इतने मार्जिन से जीत सकते हैं, इतनी वोटिंग % बढ़ा सकते हैं उसी फार्मूले से, तो जब नरेंद्र मोदी लोकप्रिय हैं, उनका नेतृत्व है, उनके लिए वोटिंग है, तो जनता खुद वोट डालेगी। तो मुझे लगता है कहीं ढील उन्होंने दे दी। और एक जो कारण प्रभु जी बता रहे हैं वो एक कारण तो है ही, उसमें मैं एक कारण और जोड़ना चाहता हूँ। उसमें कारण है कि आप हिंदी बेल्ट में जाएंगे तो जो मार्जिन की बात कर रहे थे प्रभु जी, कम मार्जिन से कुछ सीटें आप गवा भी सकते हैं। तो जो मार्जिन आपकी इतनी लोकप्रियता थी, आप पुलवामा थे, राष्ट्रवाद का मुद्दा था, तब आप जाके 37,000, 95,000, मतलब जहां 5 लाख से जीत रहे थे वहां इतनी कम है। तो यदि हिंदी बेल्ट में आप जरा भी चूक करेंगे तो आप वो सीटें खो सकते हैं। तो बीजेपी ये भी कोशिश कर रही है कि वोट प्रतिशत बढ़े, उसके मतदाता ज्यादा से ज्यादा निकले, क्योंकि वो जानती है कि उसके मतदाता कौन है। ये उसकी रणनीति है। और मध्य प्रदेश की जो संगठन है, हमने देखा है नए नए प्रयोग यहाँ होते रहे हैं, बीजेपी नए प्रयोग यहीं करती है। तो ये प्रयोग है जो त्रिदेव वाला कंसेप्ट है, जो हर मतदाता तक जुड़ने की बात है, अपने कार्यकर्ता तक जुड़ने की बात है, पन्ना प्रमुख की, ये प्रयोग यदि यह सफल होता है तो निश्चित तौर पर इसको दूसरे राज्यों में लागू करेगी बीजेपी। और अब इसमें कहीं कमी दिख रही है, कहीं चूक हो रही है, इसलिए केंद्रीय नेतृत्व उसको परखना चाहता है, देखना चाहता है और उसे कसौटी पर कसना चाहता है। इसलिए बार बार चाहे अमित शाह हों, उसकी कमजोरियों को देख रहे हैं और दिशा निर्देश दे रहे हैं कि किस तरह से उसको बेहतर करने। कोई सिस्टम एक तैयार किया है यदि बीजेपी ने, तो उसे और कैसे बेहतर कर सकते हैं, यदि उसमें कोई कमी है तो उसको कैसे दुरुस्त कर सकते हैं। मुझे लगता है कि जेपी नड्डा भी वही देखने और वही दुरुस्त करने के लिए आए थे कि आप यदि जो लापरवाही कर रहे हैं, तो यदि आपने क्रॉस चेक करने की जो बात कही थी तो कहाँ चूक हो गई है। पिछली बार हम देख रहे हैं कि खुद जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो अपने चुनाव में व्यस्त थे। अब जो बहाने की जो आपने भी बात की कि शादियां थी, गर्मी थी, वो तमाम बहाने अब तीसरे चरण में नहीं चलेंगे। दल चूंकि दे रहे हैं, हाँ, अब तीसरे चरण में नहीं चलेंगे। आप बिल्कुल फ्री हैं, आप देखिए किस तरह से कमियां रह गई हैं, तो वही परखने के लिए वो आए थे। जो दिशा निर्देश अमित शाह दे के गए थे वो कहां तक उन पर काम हुआ है, मुझे लगता है इससे बेहतर परिणाम आ सकते हैं जो प्रयोग करना चाहती है बीजेपी। और कहीं भी कोई गलती या चूक नहीं करना चाहती है कि जो कम मार्जिन से सीटें पिछली बार जीते थे, वैसा माहौल कहीं ना कहीं बीजेपी भी मानती है कि उतना नहीं है, कि इस वजह से मतदाता भी एक तरह से ये मानकर चल रहा है कि बीजेपी के पक्ष में माहौल है, तो उसका मतदाता भी सोच रहा है कि जीत तो रही है मोदी जी, तो वो घर से नहीं निकल रहा है, तो इसका कहीं नुकसान ना उठाना पड़ सके। इस वजह से भी मुझे लगता है ज्यादा सतर्कता बरती जा रही है और कोशिश की जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा मतदान हो, ताकि जो हार की संभावना भी है, 0% भी है, 1% भी है, मान के चलिए, तो वो कहीं ना कहीं वो उनको एक तरह से इसका सामना ना करना पड़े। इस वजह से मुझे लगता है कि तमाम बड़े नेता इस पर फोकस कर रहे हैं। अब प्रदेश संगठन भी सक्रिय हुआ है। तो जिस तरह से हमने नगर निगम के चुनाव का आपने जिक्र किया, पहले देखा किस तरह से मतदान कम हुआ, तो इसके बाद दोपहर बाद अब देखिए संगठन एक्टिव हुआ था तो मतदान प्रतिशत बढ़ा था। पहले चरण में कम हुआ था, दूसरे चरण में हम देखते हैं कि लोकसभा में भी जब एक्टिव हुआ तो दूसरे चरण में कुछ बढ़ोतरी हुई है। अब तीसरे चरण की बारी है, तो बेहतर तरीके से वो कर सकते हैं। जो उनका फार्मूला है, जो कंसेप्ट वो लेकर आए हैं यहाँ पर मध्य प्रदेश में लागू किए हैं, उसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करके वो कह सकते हैं कि हम इसको सफल कर रहे हैं या सफल होता नजर आ सकता है। लेकिन शर्मा जी, एक और चीज़ है कि 2000 अभी हमने पिछले विधानसभा चुनाव में देखा कि कांग्रेस का वोट बैंक उतना ही है, 40% पिछले विधानसभा जितना। बीजेपी का बढ़ा जरूर, लेकिन वो उसके अतिरिक्त की जगह हमने देखा कि जो बसपा का वोट शेयर कम हुआ,
कि 8 से 5% उनके गिरावट आई है, समाजवादी पार्टी अन्य दलों का वो बढ़ा, बीजेपी का अपना वोट बैंक नहीं बढ़ा। और शायद यही एक बड़ी चिंता है जिसके कारण ये सब आपको फोकस करना पड़ रहा है, क्योंकि मुद्दा भी एक तो चुनाव है। ये पिछली बार पुलवामा बालाकोट था, उसके पहले हमने देखा था कि एक करप्शन के जो चार्जेस थे मनमोहन सरकार पे, अन्ना हजारे का आंदोलन था और अच्छे दिनों की उम्मीद थी। देखिए निश्चित मेरी आवाज आ रही है आपको? जी बिल्कुल आ रही है। हाँ, तो कुल मिलाकर के ये वाकई इस समय कोई ऐसा बड़ा मुद्दा नहीं है जिस बड़े मुद्दे पर देख करके मतदाता बहुत ताकत के साथ वोट करता है, इसमें कोई शक नहीं। इस बार के चुनाव में अगर आप देखें तो भाजपा या नरेंद्र मोदी सरकार ने भविष्य की योजनाएं प्रस्तुत की हैं। बहुत सारे लोग हैं जो भविष्य की योजनाओं पर कम ध्यान रखते हैं, केवल वर्तमान को आधार पर देख करते हैं, इसलिए मुझे जो लग रहा है मतदान प्रतिशत कम हुआ। दूसरा, अगर आप जो आपने कहा, इसमें कोई शक नहीं कि 2018 की तुलना में कांग्रेस के वोट बैंक में कोई बहुत फर्क नहीं आया, लेकिन जो थर्ड फोर्स का वोट बैंक था वो भाजपा की तरफ सिमटा। लेकिन इस बार लोकसभा में मुझे जो लग रहा है कि विधानसभा की तुलना में कांग्रेस को जो विधानसभा में वोट मिला था उसमें थोड़ी सी कमी तो आएगी। बिल्कुल, वो हमने पिछले लोकसभा में भी देखा था 2019 में। हाँ, निश्चित रूप से 2019 में भाजपा ने 50 को क्रॉस करा था, मेरे ख्याल से 56-57 तक, 55-56 तक पहुंच गए, 58% तक। निश्चित रूप से तो हो सकता है वोट उतना आंकड़ा टच ना कर पाए भाजपा, लेकिन पिछले 50 को तो वो क्रॉस करेगी, इसमें कोई शक नहीं, ऐसा लग रहा है। वो फिर इस बार थोड़ा सा एक और दिक्कत आ रही है। पिछली बार कहीं ना कहीं उम्मीदवारों पर कम ध्यान था मतदाता का, सीधा सीधा नेतृत्व पर और वो जो मुद्दे थे उन पर ध्यान था। इस बार कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में 3-4 जगह ऐसी हैं जहां उम्मीदवार भी चर्चा में है या उम्मीदवारों को रिएक्शन भी है, और ऐसी स्थिति में वोट का कम हो जाना तो स्वाभाविक रूप से भाजपा को एक चिंता में तो डालता है, और इसीलिए वो वोट बढ़ाने की तरफ बराबर प्रयास कर रहे हैं। एक और परिवर्तन आया है जो मैंने पहले भी कहा था, कहीं ना कहीं नेताओं का एक परिवर्तन तो वो आया है कि व्यक्तिगत जो दरवाजे पर दस्तक देता था भाजपा का कार्यकर्ता, वो दरवाजे पर दस्तक कम है, अब वो बाहर से पर्चे फेंक करके जाते हैं। तो ये एक परिवर्तन ये आया है। दूसरा परिवर्तन ये आया है कि इस बार नेताओं का आगमन इतना ज्यादा है कि छोटा कार्यकर्ता उन नेताओं के आओ भगत में या उनके आगे पीछे या उनके अपनी सूरत दिखाने में लग रहा है। तीसरा ये कारण भाजपा के निचले स्तर के कार्यकर्ता को ये लग रहा है कि हम तो जीत ही रहे हैं, जब जीत रहे हैं तो ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता क्यों है। इसके कारण ये मतदान का प्रतिशत कम हुआ। यद्यपि मतदान के प्रतिशत कम होने का नुकसान दोनों को होगा, कांग्रेस को भी होगा और भाजपा को भी होगा, लेकिन तुलनात्मक दृष्टि से, अनुपात की दृष्टि से भाजपा को थोड़ा सा अधिक होगा, और इस बार 3-4 सीट पर थोड़ा संघर्ष बढ़ा है। अब देखते हैं उस पर मतदान का कम प्रतिशत उन पर क्या असर डालता है। जी तो प्रभु जी, लेकिन हमने देखा कि इस लोकसभा पिछली में 2019 में 303 में से बीजेपी लगभग 222-24 सीटें ऐसी थी जो 2 लाख से ज़्यादा के मार्जिन से जीती थी, जो कि 14 के मुकाबले लगभग 3 गुना थी। तो ये एक ऐसा फिगर होता है कि जब आपके सामने लीड 2-3-4 लाख की होती है तो सामने वाले दल को पसीना छूट जाता है कि उसको उस लीड को कवर करके अपनी लीड आगे बढ़ानी है। तो ये कारण ये भी हो सकता है वोटिंग बढ़ाने का कि अपनी लीड इतनी ज़्यादा कर लो कि अगले चुनाव तक उसका फ़ायदा उठाया जाए, या सामने जो कैंडिडेट हो, जैसे मध्य प्रदेश में हम देख रहे हैं, राजस्थान की कई सीटों पे देख रहे हैं, या गुजरात में देख रहे हैं कि जिनको टिकट मिला वो चुनाव लड़ना नहीं चाह रहे हैं, टिकट छोड़ के भाग रहे हैं कि 5 लाख की लीड कैसे पटाएंगे, 6 लाख की लीड को कैसे कम पार पाएंगे। तो एक मनोवैज्ञानिक दबाव ये भी बन जाए कि अभी से 29 की तैयारी भी देख सकते हैं कि 24 में 300 सीटें या 250 सीटें इतने मार्जिन से जीत लो कि अगली बार में अगर कुछ ऊंचा नीचा हो भी जाए तो 250, 250 सीटें ऐसी रहें जो सेफ रहें, और गठबंधन के साथ कुछ ऊंच नीच करके हम कुछ आगे का प्लान कर सकें। देखिए मनोज जी, भारतीय जनता पार्टी तो 24 घंटे पूरे साल भर जब तक है तब तक चुनाव ही लड़ती रहती है, चाहे चुनाव हो चाहे ना हो। बिल्कुल, प्रधानमंत्री खुद कह चुके हैं कि वो तो 2047 की तैयारी कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर जो है इस देश में भले उनका आशय किसी और संदर्भ में हो, लेकिन सवाल तो यही हुआ था 2029 के चुनाव को लेकर। तो इस देश में वो एक ऐसी पार्टी है जो लगातार काम करती रहती है। उसको पता है कि उसके कार्यकर्ता जो हैं उनको यदि काम नहीं दिया गया तो वो तो घर बैठ जाएंगे, दूसरे काम धंधे पे लग जाएंगे, तो कार्यकर्ता उनसे छिन जाएगा। तो उस कार्यकर्ता को, भले ये भारत की अलग दल का दल है,
लेकिन ये समाजवादी नहीं है, साम्यवादी नहीं है, लेकिन ये यहाँ पर लोगों को ऐसे काम में लगाए रखती है पार्टी। तो लगातार उनको कुछ ना कुछ काम देती रहती है, लगातार उनका उपयोग करती रहती है, लगातार उनका महत्व बढ़ाती रहती है। तो इसके जरिए वो जुड़े रहते हैं, पार्टी का काम करते रहते हैं, वो चुनाव में असर करता है। निश्चित तौर पर पिछले बार जो रमेश शर्मा जी ने कहा, आपने भी कहा, पिछले बार जो मुद्दा था वो घर में घुस के मारेंगे था, क्योंकि वो जो है बालाकोट पे, पुलवामा के बाद बालाकोट पे एयर स्ट्राइक हुई थी। एक बड़ा जोश था, फरवरी में एयर स्ट्राइक हुई थी और जो है ये अप्रैल मई में चुनाव हुए थे। तो देश में एक बड़ा जोश था उसको लेकर। और आप याद कीजिए मनोज जी कि जब भी लाल किले की प्राचीर से जिस भी प्रधानमंत्री ने भाषण में ये कहा हो कि पाकिस्तान को घुस के मुंह तोड़ जवाब देंगे, उसकी नाक तोड़ देंगे, घुसा मार देंगे, ऐसी ऐसी बातें जो लाल किले के प्राचीर की पूरे देश ने ताली बजाया, अखबारों की हेडलाइन बनी, भले वो अगले दिन जाके उनके यहाँ दावत खा के आ गया हो। तो ये जो स्थितियां ये जो हैं, क्योंकि हमको भारत के लोगों में पाकिस्तान के प्रति एक अलग सा एक भावना है, उसके खिलाफ यदि जो भी होगा, हमने उनसे 4 युद्ध तो निश्चित तौर पर हमारे यहाँ जो एक उत्साह का संचार होता है, खून ब्लड का सर्कुलेशन लोगों का बढ़ जाता है, वो वोट में जाके कन्वर्ट हुआ। इस बार ऐसा कोई मुद्दा नहीं है। बीजेपी की अपनी मजबूरियां, उन्होंने इतना बड़ा टारगेट सेट कर दिया है अब की बार 400 पार का, जो एनडीए के लिए है, और 370 पार का उनके लिए है। जो देश में एक ही चुनाव में जो है राजीव गांधी के समय आया, उसको वो भी इंदिरा गांधी की लहर के बाद 414 जी, और उसके बाद वो कभी नहीं आया। तो ना उसके पहले था ना उसके बाद था। तो उसको पार करना, उस तक पहुंचना, ये एक जो महान लक्ष्य जो तय किया, तो उस तक पहुंचने के लिए आपको पूरे देश में एक माहौल बनाना पड़ेगा कि हर चरण में लगातार लोगों का मतदान हो। ये माना जाता है, एक परसेप्शन है कि ज़्यादा वोटिंग अभी तक बीजेपी के पक्ष में जाती रही है। और यहाँ एक दूसरी बात यह है कि विपक्ष वैसी कोशिश नहीं कर रहा जैसी बीजेपी कर रही है, कि उनके तमाम नेता, बड़े से बड़े नेता और लेकर प्रदेश के नेता तक जो है सिर्फ वोटिंग बढ़ाने पर जुटे हुए हैं कि पोलिंग परसेंटेज ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े। भले उसका पोलिंग परसेंटेज बढ़ने का फायदा उनको हो रहा है या नहीं हो रहा है वो नहीं देख रहे हैं, लेकिन उनको एक चूंकि एक माहौल बना हुआ, परसेप्शन है कि बीजेपी के पक्ष में जाता रहा है, तो इसलिए वो इस कोशिश में लगे। प्रो इनकम्बेंसी की बात करते हैं, प्रो इनकम्बेंसी की बात करते हैं। यदि वोटिंग कम हो गई तो जो खतरा आपने बताया था वो निश्चित तौर पर खतरा हो सकता है कि यदि आर पार की स्थिति रहे तो हो सकता है कुछ सीटें बीजेपी लूज कर जाए। तो इससे बचने की उनकी कोशिश है और एक माहौल बनाने का है कि जो यदि पहले चरण में कम वोटिंग हुई है तो दूसरे चरण में बढ़ा लिया जाए, उसके बाद तीसरे चरण में बढ़ा लिया जाए, तो आगे तक जाते जाते हुए ग्रेजुअली आगे बढ़ती चली जाएगी। और जब बीजेपी का जो कोर वोटर एरिया है नॉर्थ की तरफ, जैसे जैसे ज़्यादा वोटिंग इधर होगी तो उसका फायदा उनको मिल सके, क्योंकि दक्षिण भारत में बहुत ज़्यादा बीजेपी को ही पता है, उनकी बहुत ज़्यादा संभावनाएं नहीं है। तो कोशिश उनकी ये है कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग हो, ज़्यादा से ज़्यादा उनके पक्ष में मतदान हो। जब वोट बढ़ाने जाएंगे तो अपनी पार्टी के लिए भी तो वोट मांगेंगे ना, घर घर जाएंगे तो पर्चा देंगे अपनी पार्टी के लिए। तो ये दोनों काम इससे सकते हैं उनके। तो कोशिश उनकी यही है कि वोट किसी भी तरीके से वोट बढ़े और अपनी बात लोगों तक पहुंचे। बिल्कुल। तो अमित शाह की चेतावनी का असर तो ब्रजेश जी हमने देखा भी, क्योंकि जो भोपाल जैसी सीटों की बात करें कि जहाँ पे माना जाता अभेदगढ़ है, वहाँ भी अगर विधायक अपने अपने क्षेत्रों में रोड शो करवा रहे हैं, भले मुख्यमंत्री का करा रहे हों, प्रधानमंत्री का करा रहे हों, और उन क्षेत्रों में भी जहाँ पे विधानसभा बीजेपी को 1-1 लाख वोट की लीड मिली है। इंदौर में हमने देखा तो उन्होंने तो प्रत्याशी से पर्चा ही वापस करा दिया कि ये संकट ही खत्म कर दो कि वोटिंग कम हुई तो मंत्री पद खतरे में आ सकता है। बाकी जगह भी हम देख रहे हैं कि विधायक जो है उस प्रयास में जुट गए हैं। तो ये कि जो डर है, और वो डर अच्छा भी कई मामलों में, क्योंकि लोकतंत्र में अगर वोटिंग ज़्यादा हो रही है, भले किसी के पक्ष में हो, तो वो बेहतर स्थिति कही जा सकती है। देखिए मनोज जी, पहली बात तो अमित शाह बीजेपी में कुछ कहें और डर ना हो, ये तो पॉसिबल है ही नहीं है, क्योंकि जिस तरह की बीजेपी आज की तारीख में चल रही तो डर तो है ही। मोदी का, शाह का डर दिखता भी है। और यदि वो कह के गए हैं मंत्री पद, भले ही वो उन्होंने एक चेतावनी के बहाने कहा हो या ये सोचकर कहा हो कि मतदान प्रतिशत बढ़ा देंगे, भले ही वो किसी का मंत्री पद ना छीने, लेकिन जो लोग उम्मीद पाले बैठे हैं कि उनके ज़्यादा मतदान हो जाएगा, कम से कम उसके नाते दावा तो कर ही सकते हैं। और अमित शाह कह रहे हैं तो उनको भरोसा भी रहता है ज़्यादातर लोगों को, यदि उन्होंने कह दिया है तो हो जाएगा। तो एक जो जिज्ञासा रहती है या जो एक संभावना दिखती है व्यक्ति को, या जो बनना चाहता है मंत्री, हर विधायक की तमन्ना होती है कि वो मंत्री बने, किसी भी तरीके से बने। तो एक कदम इसमें भी बढ़ा सकते हैं, वो कहने को हो सकता है, दावेदारी के लिए हो सकता है। और खुदा ना खास्ता मंत्रिमंडल में जो विस्तार हुआ भविष्य में और किसी को हटाना हो तो इस आधार पर भी हटा सकते हैं, भाई आपने क्या किया क्षेत्र में, आपके मत। तो एक बहाना भी मिलता है, और राजनीति में बहाना महत्वपूर्ण रहता है। कई बार वो उस बहाने बनाकर निपटा दिया जाता है। जिस तरह से हमने देखा 75+ का फार्मूला लेकर आए थे, जिन जिनको घर बिठाना था घर बिठा दिया था, बाद में उन्होंने खुद ही गृह मंत्री ने कह दिया था कि ऐसा फार्मूला तो पार्टी ने कोई बनाया नहीं है। तो ये डराने के लिए, डर अच्छा भी होता है और लोकतंत्र के लिए बेहतर भी है, ज़्यादा से ज़्यादा मतदान हो।
और बीजेपी के कार्यकर्ता के बारे में कहा जाता है कि वही बैठ जाता है तभी बीजेपी हारती है। मतलब वो यदि शांति से घर बैठ गया तो बीजेपी के कार्यकर्ता अपने वोटर को पहचानता है कि कौन कौन सा वोटर मेरा है। कांग्रेस की यदि हम देखते हैं कि कांग्रेस का यदि कोई उम्मीदवार है या कांग्रेस के नेता है मतदान के लिए जाते हैं तो बाकायदा, ये पहले से नहीं आज की हालात में भी है जी, कि वो अपने मतदाता को नहीं पहचानता। वो गाड़ी लेकर जाएगा, यदि किसी गांव की बात कर लूं मनोज जी, तो गाड़ी लेकर जाएगा, सबको बिठा के ले आएगा। वो बीजेपी के लोगों को बिठा के ले जाता है और वो वोट डालकर चले जाते हैं। लेकिन बीजेपी का जो कार्यकर्ता है वो अपने एक एक मतदाता को जानता है, एक एक घर को एक एक मतदाता से जो टच है उसका, वो उन्हीं को निकाल कर लाता है कि ये हमारे वोटर हैं, इन्हीं को लेकर जाएगा। कांग्रेस का कोई एक परिवार होगा, उसका वोटर वो उसकी गाड़ी में नहीं आ सकता, यहाँ उसको निकाल के लाएगा। तो ये अंतर है। तो जो अमित शाह का ये भी रणनीति है या वो जो बीजेपी की कोशिश है कि अपने अपने कार्यकर्ताओं को सजग कर दे, सक्रिय कर दे, तो अपने मतदाता को लाए तो अपने फेवर में मतदान हो जाए। यही रणनीति पे बीजेपी पहले से भी काम कर रही है और अब भी उसी पर रणनीति पर अमल करने की कोशिश करती दिख रही है। बिल्कुल। और 7 तारीख को जब शाम को बैठेंगे हम फिर से, तो एक बार पता लगेगा तीसरे चरण में जब वोटिंग परसेंटेज आएगा कि शाह और नड्डा की ये चेतावनी और बीजेपी के प्रयास कितने रंग लाए। बहरहाल वक्त इतना ही था। बहुत धन्यवाद शर्मा जी। तो निश्चित तौर पर जेपी नड्डा की बात कर ले, अमित शाह की लगातार चेतावनियों का दौर है, प्रयास चल रहे हैं। संगठन भी अपने स्तर पर तमाम सारे दावे कर रहा है, वादे कर रहा है, लेकिन अंततः हम भी वोटर से अपील करेंगे कि लोकतंत्र के इस महोत्सव में अपनी आहुति दें। वोटिंग के दिन जरूर घर से निकलें, वोट करें। अटेंशन में आज इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।